नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। आज है दोस्तों 9 अगस्त। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि आपका 2 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाला है। आज 9 अगस्त की श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज रहेंगे लगभग, आज जो भी 9 अगस्त में पूछे गए टॉप 50 प्रश्न रहेंगे, इन सभी को हम डिटेल से देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार से आपसे रिपीटेशन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। दोस्तों बात कर लेंगे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से आने वाली जिन भी विद्यार्थियों की परीक्षाएं रह गई हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि था? तो याद रखेंगे दोस्तों, अब्दुल फतेह अल सीसी नामक एक राष्ट्रपति थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहा कि याद रखेंगे मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को शामिल किया गया था। उनका राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो दोस्तों अरिंदम बागची हैं उनके द्वारा ट्वीट करके ये सारी की सारी जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति को पारंपरिक तरीके से स्वागत किया था। अगर बात कर लेते हैं मिस्र से संबंधित, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनवरी 2023 में दोस्तों अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ कुछ सेना आई थी जो कि भारत आई थी, और उसी सेना के साथ भारतीय सेना ने मिस्र के साथ साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास किया था। कौन सा? दोस्तों याद रखेंगे, साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास आपका किया था मिस्र के साथ भारत ने। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये राजस्थान में भारत के द्वारा साइक्लोन युद्धाभ्यास, जब अब्दुल फतेह अल सीसी भारत आए थे तो उसी दौरान कुछ सेना की टुकड़ी आई थी और उसी सेना की टुकड़ी के साथ भारतीय सेना ने क्या किया है, एक युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम साइक्लोन है। ये पूछा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था रमेश बैस 13 फरवरी 2023 से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, रमेश बैस की अगर चर्चा कर ली जाए तो दोस्तों ये वर्तमान में राज्यपाल हैं। क्या है दोस्तों? गवर्नर है। और कहाँ के हैं? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के दोस्तों? महाराष्ट्र के। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 13 फरवरी 2023 को जो रमेश बैस थे इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया जाता है, इससे पहले किसी और के राज्यपाल थे? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखेंगे पहले दोस्तों ये झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। कहाँ के हुआ करते थे दोस्तों? याद रखेंगे झारखंड के राज्यपाल। वर्तमान में श्री रमेश बैस भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पर महाराष्ट्र के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद किससे संबंधित, कौन से अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 153 कहता है कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। आगे कह रहा है अनुच्छेद जो 154 है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इसका प्रयोग अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल कर सकता है। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 155 की, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 154 में कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? राज्यपाल के हाथ में। उसी प्रकार से 153 में कहा गया है कि जो भी राज्यपाल होगा वो एक से अधिक राज्यों का रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया था आईसीसी वुमेन इमर्जिंग प्लेयर 2022 कौन बना है? अगर बात कर लेते हैं वुमेन में, तो इमर्जिंग प्लेयर का खिताब रेणुका सिंह को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? रेणुका सिंह को। और जो रेणुका सिंह है दोस्तों भारत की एक तेज गेंदबाज है, महिला तेज गेंदबाज है और हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। इनका दोस्तों पूरा नाम है रेणुका सिंह ठाकुर। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, तो यहाँ पर कप्तान आपकी हरमनप्रीत कौर है, जबकि पुरुष टीम में क्रिकेट जो भी है यहाँ पर वनडे और टेस्ट के कप्तान रोहित शर्मा है, जबकि पुरुष क्रिकेट टीम में टी20 का कप्तान हार्दिक पांड्या है। अगर बात कर लेते हैं आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बेन स्टोक्स को चुना गया है और आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बाबर आजम को चुना गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो याद रखेंगे एनएनपी में दोस्तों हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। किसको घटा देते हैं? अप्रत्यक्ष कर को। जब एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाता है तो क्या आ जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय आय आ जाती है। ठीक है, इसको याद रखें। कह रहा है किसी देश में उत्पादन की व्यवस्था में अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश में पूंजीगत संसाधनों की वृद्धि के जोड़ को ही क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे अगर बात कर लेते हैं एनएनपी के बारे में क्या है, तो याद रखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल ह्रास को घटाने पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है उसे नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। शुद्ध राष्ट्रीय आय
प्राप्त होता है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में मूल राशि को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। वही कह रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब देखो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में हम मूल राशि को घटा देते तो क्या आ जाता है, हमारा एनएनपी आ जाता है, ठीक है। और एनएनपी में जब राष्ट्रीय आय निकालनी होगी तो क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार हैं जो संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्या नाम है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। एक और सेम इसी नाम पर है, लेकिन उसमें लास्ट में रत्न जुड़ा है। क्या जुड़ा है, रत्न। संगीत नाटक रत्न अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इस प्रकार से 2 पुरस्कार आपके दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। अगर बात कर लेते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो दोस्तों 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में दोस्तों विशेष एक समारोह आयोजित किया गया था। यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगर पूछेगा किसके दिमाग की उपज है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कह रहा है अपनी स्थापना के बाद ही अकादमी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष वरी जो भी शीर्ष पर आता है उसी निकाय के रूप में कार्य कर रही है। और वर्तमान में इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में, कहाँ पर है, याद रखेंगे, जो संगीत नाटक अकादमी है ये आपकी दिल्ली में इसका मुख्यालय है और यही पुरस्कार देती है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1953 में 28 जनवरी को की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य का दायित्व होगा। यानी कि दोस्तों जितनी भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जैसे आपका ताजमहल है एक सांस्कृतिक विरासत है जो कि प्राचीन काल में बनाया गया था। उसी प्रकार आपका धौलावीरा स्थल है, ये भी आपका एक सांस्कृतिक विरासत है क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उसी प्रकार से बहुत सारे स्थान है, जैसे कुतुब मीनार है और आपके बहुत सारे स्थान, लाल किला है, ये सारे के सारे जिनकी रक्षा करेगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य इन सभी की रक्षा करेगा। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 49। दोस्तों अनुच्छेद 49 कहता है कि स्मारकों, स्थानों या प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में प्रावधान स्मारकों एवं प्राकृतिक महत्व के स्थानों को वस्तुओं के संरक्षण का संबंधित प्रावधान स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 49 है उसमें कहा गया है जितने भी सांस्कृतिक विरासतें होंगी उनकी रक्षा अनुच्छेद 49 के तहत कौन करेगा, राज्य अर्थात भारत करेगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 48 की, तो यहाँ पर दोस्तों कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 48A, ठीक है, इसको कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है अनुच्छेद जो 48A है यह निर्दिष्ट करता है कि भारत में राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने तथा देश में वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य। यानी राज्य का तात्पर्य संविधान में अपने देश से दिया गया है। और अगर अनुच्छेद 44 की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का जिक्र मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2012 में ओलंपिक में कौन सा इवेंट आयोजित किया गया था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो 2012 में ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, लंदन में हुए थे। और दोस्तों इन्हीं लंदन ओलंपिकों में दोस्तों आपकी एक प्रतियोगिता थी बैडमिंटन। इसमें भारतीय महिला थी साइना नेहवाल, उसने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था, जो कि बैडमिंटन का पहला कांस्य पदक था, ठीक है। इसके अतिरिक्त कह रहा है 2012 में जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर 2012 के लंदन ओलंपिक में कौन सा इवेंट्स आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों धनुष बाण यानी कि आर्चरी प्रतियोगिता यहाँ पर क्या की गई थी, आयोजित की गई थी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगर बात कर ले तीरंदाजी की, तो ये 3 प्रकार के धनुषों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें रिकर्व, कंपाउंड और वेयरबो, ये 3 प्रकार के धनुष होते हैं। इसके अतिरिक्त रिकर्व धनुष जो होता है वो ओलंपिक खेलों में उपयोग किया जाने वाला एकमात्र धनुष है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कौन सा धनुष आर्चरी में किससे कहाँ पर ओलंपिक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा धनुष है जो ओलंपिक में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों, रिकर्व धनुष। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे पहले नंबर का। आगे कह रहा है एक रिकर्व तीरंदाज अपनी उंगलियों को डोरी के साथ, ये तो चलाने की प्रक्रिया है, इसको नहीं समझेंगे हम। अगर बात कर ले ओलंपिक के इतिहास में आर्चरी का क्या इतिहास रहा है, तो याद रखेंगे ओलंपिक के इतिहास में पहली बार 1900 के ओलंपिक में आर्चरी प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों नील्स बोर के परमाणु मॉडल किस वर्ष विकसित किया गया था। यानी कि नील्स बोर जो थे वैज्ञानिक थे, ये एक कहाँ के वैज्ञानिक थे, याद रखेंगे जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। नील्स बोर आपके ये वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा एक परमाणु मॉडल दिया गया था। ये कब दिया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। नील्स बोर के द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल यानी कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की त्रुटियों को दूर करते हुए, देखो दोस्तों 1911 में एक परमाणु मॉडल आया था जो आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कराया था, और उसी में जो भी त्रुटियां आई थी उनको संबंधित इसने सुधार कर दिए थे। किसने, नील्स बोर ने। और उन्होंने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत की सहायता से परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल में याद रखेंगे जो अनुसार था, यानी नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है इसमें कहा गया इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने दिया था K, L, M, N, ये 4 कक्षाओं के बारे में जानकारी दी थी। और इन्होंने
यहाँ पर 1 2 3 4 करके बताया था कि ये 4 कक्षाएं होती हैं जिसमें निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, चक्कर लगा सकता है, और इसे विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं के चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ये परमाणु की जब चक्कर लगाएगा दोस्तों, तो इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे अपकेंद्रीय बल का प्रयोग कहां पर किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जायद की फसल किस माह में बोई जाती है। अगर बात कर लेते हैं जायद की फसल के बारे में दोस्तों, ये आपकी मार्च और अप्रैल माह में बोई जाती है। ये एक गर्मी की फसल होती है। अगर दोस्तों आगे चर्चा करें जायद की फसल के बारे में, तो कह रहा है जायद की फसलों को तेज गर्मी या शुष्क हवाओं में सहन करने की अच्छी क्षमता होती है, और ये फसलें उत्तर भारत की मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा था, कौन से माह में बोई जाती है? मार्च अप्रैल में। अगर बात कर लें इनके उदाहरण में, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी। सूरजमुखी है दोस्तों, ये एक प्रकार का पुष्प होता है, और इसका प्रयोग जो होता है ये तेल बनाने में किया जाता है। और याद रखेंगे दोस्तों, सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन अपने कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में। और इसको भी याद रखेंगे, ये जायद की फसल है। आगे कह रहा है रबी की फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, जबकि खरीफ की फसल जुलाई अगस्त माह में बोई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे नाबार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, इसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं चला, लेकिन हम चर्चा करेंगे नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की जो स्थापना थी दोस्तों 12 जुलाई 1982, इसकी स्थापना होती है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। कह रहा है भारत सरकार के पूर्व सदस्य बी शिवरमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। 30 मार्च 1979 को एक समिति बनाई जाती है, और 28 नवंबर 1979 को दोस्तों ये अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। इसी के तहत एक संसद में 1981 में अधिनियम आता है, और इस अधिनियम का नाम था 61वां अधिनियम। कौन सा? 61वें अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना यानी नाबार्ड का गठन का अनुमोदन किया जाता है, और 12 जुलाई 1982 को फाइनली नाबार्ड की दोस्तों स्थापना हो जाती है। और वर्तमान में अगर नाबार्ड के अध्यक्ष की चर्चा की जाए तो श्री के वी साजी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था भारत के 82 में ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है। तो हमने एक दिन आपको सारी की सारी ये लिस्ट बताई थी, और इसी लिस्ट में आपको बताया था कि जो दोस्तों भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर हैं वो आपके वी प्रणीत हैं। कौन है? वी प्रणीत। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 83वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने आदित्य सामंत। ठीक है। 78वें कौस्तुभ चटर्जी, 79वें एस गणेश, 80वें आपके विघ्नेश, और 81वें सायंतन दास, और 82वें आपके वी प्रणीत, और 83वें आपके आदित्य सामंत। ये करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड मास्टर हैं, इनको याद रखेंगे। अगर बात करते हैं प्रथम ग्रैंड मास्टर की, तो विश्वनाथ आनंद प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बात कर लेते हैं गरबा के बारे में। ये गुजरात से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। गरबा की बात की जाए तो इसका सांस्कृतिक नाम दोस्तों गर्भदीप के नाम से जाना जाता है। कई वर्षों पहले इसे गर्भदीप के नाम से ही जाना जाता था। गरबा की शुरुआत एक कच्चे मिट्टी के घड़े की फूलों को सजाकर किया जाता है, और गुजरात में नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक हर तरफ गरबा की धूमधाम होती है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? गुजरात से। और गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य भी है। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। किसको? गरबा को। इसके अतिरिक्त गुजरात में दोस्तों एक मनाया जाता है डांडिया। क्या मनाया जाता है? डांडिया। और डांडिया की अगर चर्चा करें दोस्तों, डांडिया माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच के युद्ध का प्रतीक माना जाता है, जिसके चलते डांडिया को लोग तलवार की जगह रंगीन डंडियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, महिषासुर को माँ दुर्गा ने किससे मारा था? तलवार से। लेकिन दोस्तों महिषासुर को मारने के लिए डांडिया में यहाँ के जो गुजरात के लोग हैं वो किसका? रंगीन डंडियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रारंभ में कितने तत्व थे। तो अगर बात कर ले हैं दिमित्री मेंडलीव के बारे में दोस्तों, शुरुआत में जब इसने मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी तो 63 आपके कितने थे? 63 तत्व थे। और बात कर ले मेंडलीव की, तो मेंडलीव एक रूसी वैज्ञानिक था जिसने 1869 में पहली बार आवर्त सारणी प्रकाशित की थी और 63 तत्वों को प्रदर्शित किया था। तब तक इसकी खोज 63 ही तत्वों की तब तक खोज हुई थी। ठीक है, इसके लिए इसने 63 तत्वों को विकसित कर इसके परमाणु भार के रूप में, ठीक है, इसने उस समय परमाणु भार के रूप में इसको विकसित किया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे कह रहा है यदि तत्व को बढ़ते हुए क्रमांक के आधार पर क्रमानुसार रखा जाए तो निश्चित अंतराल के बाद लगभग समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ये ऐसा आपके मेंडलीव के द्वारा कहा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम ओडिसी नर्तक कौन थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीट हुआ है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, वर्ष 2000 में दोस्तों जो प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है वो आपके थे केलुचरण महापात्रा। कौन थे दोस्तों? केलुचरण महापात्रा। इंपॉर्टेंट है, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है एवं गुरु है, ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक भी है। 20वीं सदी के प्रारंभ में इनको दोस्तों क्या दिया था? 20वीं सदी के अंत में इस शास्त्रीय नृत्य के रूप में पुनरुद्धार लोकप्रियता को श्रेय दिया जाता है। वो है ओडिशा में पद्म विभूषण
से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी पूरे ओडिशा के पहले व्यक्ति थे जिन्हें पद्म भूषण दिया गया था। उनका नाम क्या था? केलुचरण महापात्रा, और ये ओडिसी नर्तक थे। अगर बात कर लेते हैं एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक गुरु ओडिसी के बारे में प्रतिपादक थे 20वीं सदी में, ये दोबारा वही लाइन लिख दी गई है, ठीक है। तो कौन थे दोस्तों? केलुचरण महापात्रा, जो कि आपके इंपोर्टेंट बन जाते हैं, पहले ओडिसी थे जिन्हें क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2023 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप के 15वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आप सभी को पता होगा, हाल ही में जनवरी में भारत के ओडिशा में राउरकेला और आपके कहां पर? भुवनेश्वर में दोस्तों 15वें हॉकी संस्करण का आयोजन किया गया था। और याद रखेंगे 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, इसका नाम क्या रख दिया है दोस्तों? बिरसा मुंडा रख दिया है। क्या नाम रख दिया है दोस्तों? बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है। याद रखेंगे ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इसका पहले नाम हुआ करता था बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, यहीं पर हॉकी विश्व कप का आयोजन होता है। याद रखेंगे फाइनल में 3-3 से समाप्त होने के बाद जर्मनी और अंतिम चैंपियन बेल्जियम के बीच शूट आउट होता है और दोस्तों 5-4 से हराकर अपना खिताब जीत लेता है। कौन? जर्मनी। याद रखेंगे जर्मनी ने जो गत चैंपियन था, यानी कि पिछला चैंपियन था बेल्जियम, उसी को पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से हराकर खिताब जीता था, तीसरा। और याद रखेंगे इस विश्व कप में दोस्तों भारत 9वें स्थान पर रहा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत का स्थान कौन सा था? 9वां था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मेंस पोल वॉल्ट में खुद का रिकॉर्ड तोड़कर किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखेंगे इनका नाम है दोस्तों शिवा सुब्रमण्यम। क्या नाम है? शिवा सुब्रमण्यम। इन्हें शिव सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। सोमवार को 63वें यानी कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, इन्होंने 5.31 मीटर से अधिक की लंबी छलांग लगाई और 4 साल पहले बनाए गए राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे सर्विसेज यानी कि दोस्तों ये सर्विसेज की संख्या तेजी से बढ़ रही। किसकी? पदक की, ठीक है। सर्विसेज ने सर्वाधिक पदक जीते थे दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल, जो कि आपके गुजरात में हुए थे। कहां पर हुए थे? गुजरात में। इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते? सर्विसेज ने। और सर्विसेज के ही खिलाड़ी थे शिवा सुब्रमण्यम, ठीक है। और ये किससे थे दोस्तों? पोल वॉल्टर से थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अगर आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करें दोस्तों, ये आपका शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी मोती मस्जिद, कहाँ की? आगरा की, जो आगरा के किले में स्थित है। अगर बात कर लें दिल्ली की मोती मस्जिद की, तो दोस्तों ये दिल्ली के लाल किले परिसर में स्थित है और मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए 1659 से 1660 के बीच दिल्ली में लाल किला परिसर में इसका निर्माण करवाया था, दिल्ली की जो मोती मस्जिद थी, ठीक है, याद रखेंगे। और मस्जिद का उपयोग जैनाना में महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो याद रखेंगे ये आपका हुआ था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, और ये क्वेश्चन आपका 2 शिफ्ट का था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे 2 शिफ्ट में। और T20 विश्व कप से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, इसका खिताब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। T20 विश्व कप का आयोजन पहली बार 2007 में अफ्रीका में किया गया था और इसका खिताब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो याद रखेंगे आपातकाल का जो प्रावधान है दोस्तों ये आपका भाग 18 है। कौन सा दोस्तों? भाग 18, ठीक है, भाग 18 में आपातकाल है और दोस्तों 352 से 360 तक मिलता है। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 352 में, तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया है और जर्मनी के वीवर संविधान से लिया गया है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों जर्मनी के वीवर संविधान से लिया है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 356, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है और यह भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आगे कह रहा है 360 के अनुच्छेद में दोस्तों वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था लाभांश क्या है? तो लाभांश के बारे में अगर चर्चा की जाए तो याद रखें किसी कंपनी के लाभ के संपूर्ण भाग को लाभांश के रूप में वितरित न कर उसके व्यवसाय में ही रख लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लाभांश कहते हैं। कह रहा है दोस्तों किसी कंपनी के लाभ के भागीदारों का जो अंश होता है वह कंपनी के लाभ कमाने पर उसके शेयरधारकों को देती है और किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का लाभांश शेयरों के निश्चित मूल्य के आधार पर मिलता है। इसके मामले में शेयरधारक उसके शेयर के अनुपात में डिविडेंड ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो लाभांश होता है दोस्तों इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? डिविडेंड। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा था सहकारी समितियों से संबंधित एक कथन था। इसके बारे में अगर याद किया जाए दोस्तों, बात की जाए सहकारी समितियों की, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़े गए थे। कौन जोड़े गए थे? तो याद रखेंगे सहकारी समितियां। अनुच्छेद दोस्तों 19 का ग, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, इसमें क्या है? संघ या समिति बनाने के लिए। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था आपसे। संघ या समिति वाला है जो सहकारी समिति में अनुच्छेद 19 ग में भारतीय नागरिकों को संघ बनाने के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार स्थापित किया गया था। इसमें आगे कह रहा है इसमें सहकारी समितियों के प्रचार में राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांत में शामिल अनुच्छेद 43 भी शामिल है। यानी कि सहकारी समितियों में से अनुच्छेद 43 है और फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 19 है। और आगे कह रहा है इस संविधान में नया भाग जोड़ा गया था जिसे 9B नाम दिया था। जो संविधान में नया भाग जोड़ा था 9B, और इसमें सहकारी समितियों के रूप में हकदार अनुच्छेद 243 का ZS से लेकर ZT तक, ये यहाँ पर भी सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। और ये सारा का सारा जो प्रावधान है दोस्तों, ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत हुआ था। आगे कह रहा है नए भाग 9B में सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान है जिसमें देश की सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ कार्य कर सकती हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों हमने क्या क्या बात की सहकारी समितियों के बारे में। एक तो दोस्तों फंडामेंटल राइट में है, एक आगे आपके आपकी DPSP में है। ठीक है, DPSP में जो कि 43B में है, और फंडामेंटल राइट में 19 में है। और आगे भाग 9B में आपकी 243 ZS से लेकर ZT तक है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था स्वदेश दर्शन योजना क्या है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं स्वदेश दर्शन योजना के बारे में, इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो याद रखेंगे इसके विषयगत पर्यटन सर्किट में एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने 2014-15 में एक योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के उद्देश्य भारत में पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और दोहन करना। ठीक है, आगे कह रहा है थीम क्या है इसकी दोस्तों, तो याद रखेंगे आधारित पर्यटक सर्किट बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे कह रहा है 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये क्यों पूछी गई है, क्योंकि इसका दोस्तों 2.0 वर्जन आ चुका है। कब आया, 2023 में आया है, और 15 राज्यों के 30 शहरों में टिकाऊ और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इसमें दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का वाराणसी भी शामिल है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसके बारे में चर्चा की जाए दोस्तों 28 अगस्त 2014 को ये योजना लॉन्च होती है, और विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जनधन योजना 28 अगस्त 2014। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था आपसे दोस्तों APJ अब्दुल कलाम कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इन्हें दोस्तों पसंद था बीड़ा बजाना। क्या था, बीड़ा बजाना। और बीड़ा आपका कौन बजाता था दोस्तों, औरंगजेब भी बजाता था। कौन बजाता था, औरंगजेब भी बीड़ा बजाता था। ठीक है, हालांकि इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन स्वयं में बीड़ा बजाता था। आगे दोस्तों याद रखेंगे समुद्रगुप्त। सबसे पहले बीड़ा की जो चर्चा है दोस्तों, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुई थी, और यही समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसको दर्शाया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों सिविल सेवा का भारत में जनक कौन है। तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था, कॉर्नवालिस को दोस्तों भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, और कॉर्नवालिस ने ही दोस्तों बंगाल में क्या लाया था, याद रखेंगे स्थायी बंदोबस्त लाया था। ठीक है, तो सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस और स्थायी बंदोबस्त का भी जनक कॉर्नवालिस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य। तो याद रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या आपकी कौन कौन से 3 राज्य में थी। एक तो आपका दोस्तों यूपी था, दूसरे पर आपका महाराष्ट्र था, और तीसरे पर दोस्तों आपका बिहार था। कौन था, बिहार। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बिहार आपका तीसरे स्थान पर था, और दूसरे पर महाराष्ट्र, और प्रथम स्थान पर आपका यूपी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया 2022 T20 मेंस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे। तो सर्वाधिक अगर रनों की चर्चा की जाए दोस्तों, रन किसने बनाए थे, तो आपके किंग कोहली ने। किसने बनाए थे, विराट कोहली ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, जो आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, ये आपका सैम कुर्रन था। कौन था दोस्तों, सैम कुर्रन। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सैम कुर्रन आपका ये था दोस्तों जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। जबकि सर्वाधिक विकेट पूछा किसने लिया था दोस्तों, वनिंदु हसरंगा ने। किसने विकेट अगर पूछेगा किसने लिए थे, तो हसरंगा ने लिए थे। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हसरंगा ने सर्वाधिक विकेट लिए थे, श्रीलंका का था। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए थे। सैम कुर्रन प्लेयर ऑफ द मैच बना था। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। झारखंड में इसके अतिरिक्त आपका कौन सा मनाया जाता है, कर्मा भी मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है। तो दोस्तों आप सभी को हमने कई बार करवाया है अनुच्छेद 50 में आपका राज्य में जो कार्यपालिका हुई और न्यायपालिका हुई, इसका जो क्या है दोस्तों पृथक्करण है। ये दोनों की दोनों अलग अलग कार्य करेंगी। ठीक है, एक दूसरे के कार्य में बाधा नहीं देंगी। अनुच्छेद 50 में ऐसा लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके मध्य लड़ा गया था। तो याद रखेंगे ये आपका हुआ था 21 अप्रैल। कब हुआ दोस्तों, 21 अप्रैल को 1556 में 1556 नहीं होगा, 1526 होगा। ठीक है, 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। और दोस्तों इसमें हुआ था आपका इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बादशाह था जो आपके
जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था, लोधी था, ठीक है, इब्राहिम लोधी, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो अगर बात कर लेते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1958 को होती है। कब होती है? 1958 को, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो समीर बी कामत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो इसके बारे में एग्जैक्टली ऑप्शन तो नहीं मिला है, तो आपकी बहुत सारी नदियां जो भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं, ये भारत में कई नदियां हैं। तो एक तो आपकी दोस्तों ताप्ती भी है, ठीक है, ताप्ती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों और कौन सी नदी है? आपकी सिंधु नदी भी है, ठीक है, सिंधु नदी भी आपकी रिफ्ट वैली से बहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और सारी नदियां हैं, इनको भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियां, ठीक है, विधायी शक्ति नहीं, विधायी शक्तियों का विभाजित कर दिया गया था। तो याद रखें केंद्र और प्रांतों के बीच जो विधायी शक्तियां थी, ये दोस्तों आपकी 1935 के अधिनियम के तहत विभाजित हुई थी, ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुई थी? विभाजित हुई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। केंद्र और प्रांतों के बीच जो विधायी शक्तियां थी जब अलग हुई थी 1935 के अधिनियम के तहत। इसी के तहत दोस्तों 1937 में भारत से अलग क्या कर दिया गया था? बर्मा कर दिया था, यानी कि वर्तमान में क्या है आपका म्यांमार। ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में इसे अलग कर दिया गया था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात कर ले द्वैध शासन की, वो 1919 के अधिनियम में था। बहुत सारे विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज है सर कि द्वैध शासन आपका 1919 में था, जबकि केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा 1935 के अधिनियम से हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था सांडों की लड़ाई जल्लीकट्टू प्रतियोगिता किस राज्य में होती है? तो ये आपकी होती है तमिलनाडु में। कहां पर होती है दोस्तों? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तमिलनाडु में पोंगल वाले त्योहार के दिन, कौन दिन याद रखेंगे? पोंगल वाला जो त्योहार होता है उसी दिन मनाया जाता है जल्लीकट्टू। इसमें सांडों को कंट्रोल करने के लिए एक प्रतियोगिता मनाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था साइटोकाइनेसिस से आप क्या समझते हैं? तो साइटोकाइनेसिस जो होता है दोस्तों वो आपका माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 बटी कोशिकाओं को विभाजित करता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, यानी कि 2 कोशिकाओं का जो विभाजन होता है उसे साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक कोशिका माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो दोस्तों एक बार से सेशन को लाइक कर देना है आपको, ठीक है। एक बार से सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जब भी आपके पास वीडियो आ गई तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। देखते रहिए GS हब बाय DS सर, ठीक है। GS हब बाय DS सर देखते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक और नई क्लास नए एनालिसिस के साथ। जय हिंद।